नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं फिर आपके समक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन उत्तर के विशाल मैदान को लेकर के चर्चा कर रहे थे, उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ रहे थे और अपन बात कर रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण बातें चल रही थी, बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपना जो है क्लास अधूरी रह गई थी। उसी संदर्भ में आगे आज अपन बात करने वाले हैं, तो जुड़ जाइए एक बार सारे के सारे विद्यार्थी, और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, मजा आने वाला, सारी चीज़ क्लियरली समझ में आने वाली है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अपन ने जो है क्या चीज़ पढ़ा है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर से ध्यान से समझना। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उत्तर का जो विशाल मैदान है, उस उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में हमने डिवाइड किया। 4 भाग कौन कौन से? तो भंवर प्रदेश, तराई क्षेत्र, खादर, बांगर। इसके अलावा अपन जो है डेल्टे की भी बात करेंगे यहाँ पर, वो सारी चीज़ें भी अपन देखने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले अपन ने देखा कि जो पर्वतीय भाग है, या फिर मैं यूँ कह दूँ कि हिमालय है, जहाँ से क्या निकलती है, नदियाँ निकलती है। और वहाँ से जब नदियाँ निकलती है तो अपने साथ क्या बहा करके लाती है? कंकड़ और पत्थर बहा करके लाती है। और बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर जो बहा करके लाती है, वो ला करके गिरिपदों में, गिरिपद बोले तो पर्वत के पैरों में, गिरिपदों में ला करके उनको क्या कर देती है? जमा कर देती है। दोस्तों, क्या कर देती है? जमा कर देती है। तो ये जो गिरिपदों में जो पत्थरों का जमाव जो आप देख पा रहे हैं, इन पत्थरों के जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? भांवर प्रदेश कहते हैं। और ये भांवर प्रदेश कैसा है? अनुपजाऊ क्षेत्र है, जो पिछली क्लास में मैं पूरा विस्तार से आपको समझा चुका हूं। जो पिछली क्लास में उपस्थित नहीं था वो जाकर के क्लास देख सकता है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इस भांवर प्रदेश का जो विस्तार है वो कितना है? तो 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक चौड़ा है। कम से कम 8 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 16 किलोमीटर चौड़ा है। कई किताबों में आपको 8 से 10 भी मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ जो है जैसे ही इसमें गिरती है, कंकड़ और पत्थरों वाला एरिया है, कंकड़ और पत्थरों का जमाव क्षेत्र है, उसमें जैसे ही पानी गिरेगा तो वो क्या करेगा? उसके नीचे से प्रवाहित हो जाएगा, नीचे से प्रवाहित हो जाएगा। जैसे ये इस प्रकार से ये ढलान वाला एरिया है, और ये यहाँ पर कंकड़ पत्थरों का जमाव हो गया है यहाँ पर। और जैसे ही कंकड़ पत्थरों का जमाव हो गया है, तो यहाँ से जैसे ही पानी आएगा ढलान में, और ये इसके नीचे से निकल जाएगा, मतलब ऊपर दिखाई नहीं देगा। तो इसमें क्या होता है कि प्राय छोटी छोटी जो नदियाँ होती है वो क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। किसमें? भांवर प्रदेश में प्राय छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो जाती है। उसके बाद जब ये कंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र समाप्त होता है, और उसके बाद जब ये आगे जल निकलता है, तो समतल भाग आ जाता है, और समतल भाग में नदियां क्या हो जाती है? फैल जाती है। फैल जाती है मतलब कई धाराओं में बट करके प्रवाहित होने लगती है। और इस ऐसे में इस क्षेत्र में क्या हो जाता है? जल की सर्वाधिकता हो जाती है, दलदला क्षेत्र हो जाता है, और इसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र। और ये तराई क्षेत्र कैसा होता है? दलदला क्षेत्र होता है, जो उपजाऊ क्षेत्र है। दलदला तो है लेकिन कैसा है? उपजाऊ है। हालांकि ये कंकड़ पत्थरों वाला था, इसमें कृषि नहीं कर सकते, ये अनुपजाऊ था। बात करें इस तराई क्षेत्र को जो है मच्छर पेटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ दलदला क्षेत्र है, ज्यादा वनस्पति पाई जाती है, घास भी पाई जाती है। अब सीधी सी बात है भाई, घास पाई जाएंगी ना, तो घास में मच्छर भी पाए जाएंगे, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल पाई जाएंगी। इस कारण से इसको मच्छर पेटी भी कहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से चावल और गन्ने की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? तो चावल की और गन्ने की कृषि मुख्यतः इस बेल्ट में की जाती है। चलिएगा, अब आगे हम बात करते हैं। इससे आगे निकलने के बाद अपन ने पढ़ा था कि जैसे नदी आई और अपने साथ अवसाद और निक्षेप लाती है, वो क्या करती है? वो यहाँ पर जमा कर देती है। ये आप देख पा रहे होंगे, लाल पेन से मैंने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर नदी अपने आसपास जो है अवसादों को या निक्षेपों को क्या कर देगी? जमा कर देगी। और ये जो जमाव क्षेत्र है ये कहलाता है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, या जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा को भी अपन ने क्या किया है? 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक खादर, दूसरी बांगर। अब खादर किसको कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, उसको समझिएगा। तो ध्यान रखना, ये मान के चलिएगा कोई नदी है, अब ये यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये ब्लैक जो पेन से मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ से ये इसका मार्ग है, यहाँ से ये प्रवाहित होती है। और जब इसमें बाढ़ आती है तो ये यहाँ पर हर वर्ष जब बाढ़ आती है तो इसका प्रवाह क्षेत्र जो है ये यहाँ तक पहुँच जाता है, जहाँ पर मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ है, यहाँ तक इसका जल पहुँच जाता है। लेकिन कभी जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसका जल जो है कहाँ तक चले जाता है? ये देखिए ब्लैक मार्कर से मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ तक पहुँच जाता है। यानी कि जब इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी तो यहाँ तक ये नई मिट्टी का जमाव करेगी। और जब बाढ़ हर वर्ष निरंतर जो बाढ़ आती रहती है, निरंतर जो इसमें बाढ़ आती है, तब तक ये यहाँ तक की ही क्या करती है? मिट्टी का जमाव करती है। लेकिन जब ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, कई वर्षों में एक बार आती है, तो वो यहाँ तक कर देती है। अब जब कई वर्षों में एक बार जब बाढ़ आती है और यहाँ पर हर वर्ष आती है,
तो यहाँ पर तो प्रत्येक वर्ष नवीन यानी कि हर वर्ष जो है नई जलोढ़ मिट्टी का जमाव करेगी। और यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर क्योंकि पता नहीं कितने वर्षों में आएंगी, 10 वर्षों में आएंगी, 20 वर्षों में आएंगी या नहीं आएंगी, तो ये क्या हो जाएगी, है तो जलोढ़ी मिट्टी लेकिन ये पुरानी हो गई है, क्योंकि अब हर वर्ष यहाँ पर जो है नदी के बाढ़ का जल नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा है। तो इस पुरानी जलोढ़ मृदा और एक नवीन जलोढ़ मृदा, तो ये जो आपकी खादर है, खादर का मतलब तो होता है नवीन जलोढ़ मृदा, यानी कि जो नवीन जलोढ़ मृदा है इसको तो हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं दोस्तों, बांगर कहते हैं। तो यहां तक ये सारी चीजें अपन ने समझ ली थी। पिछली क्लास में मैंने बड़े ही विस्तार से आपको समझाया है, जो पिछली क्लास में उपस्थित नहीं था वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। अब उसके बाद की क्या स्थिति बनती है दोस्तों, उसके बाद की जो स्थिति बनती है वो समझा रहा हूं, समझना ध्यान से। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपने ले लिया होगा। तो चलता हूं, एक बार इसको मिटा देता हूं, मैं समझा देता हूं क्या चीज़ आगे अपने को जो है डेल्टे के संदर्भ में पढ़नी है, क्योंकि अब उसके बाद मैदानी भाग का निर्माण करने के बाद नदी जो है कहाँ पर जाकर के गिरती है, डेल्टा, मतलब सागर में जाकर के गिरेगी। कहाँ पर जाकर के गिरेगी दोस्तों, सागर में। और सागर में जब जाकर के गिरेगी तो क्या होगा, ध्यान से समझना। देखिए इसके बाद नदी कहाँ जाकर गिर रही है, सागर में। अब यहाँ पर जैसे ये कोई भी सागर है, महासागर है, जिसमें जाकर के ये नदी गिरेगी, और गिरने पर क्या करेगी, ये अपने साथ जो अवसाद और निक्षेप लेकर के आई थी उनको क्या कर देगी, यहाँ पर जमा कर देगी। क्योंकि जब ये अपने साथ जब बह रही थी, वेग में जब नदी बह रही थी तो अपने साथ अवसाद और निक्षेप बहा रही थी, लेकिन जैसे ही ये पानी में जाकर के, ठहरे हुए पानी में जाकर के मिलती है तो क्या करता है, इसका वेग कम हो जाता है, और वेग कम होने के कारण नदी अपने साथ बहाकर लेकर आई थी जो अवसाद और निक्षेप, उनका क्या कर देगी, यहाँ पर उनका जमाव कर देगी। और उनका जमाव करने से जो भूआकृति बनती है, उनके जमाव से जो भूआकृति बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। अब डेल्टा भी ऐसा तो है नहीं कि एकदम समतल बनता है, उसमें भी ऊंचा नीचा भाग होता है, ऐसा बन जाता है, मतलब कहीं पर ऊंचा हो जाता है, कहीं पर नीचा रहता है, इस प्रकार का भाग बन जाता है। तो जो नीचे वाला भाग है इसको तो क्या कहते हैं, इस नीचे वाले भाग को, डेल्टा का जो नीचे वाला भाग होता है उसको कहते हैं बिल, और जो ऊपर वाला भाग होता है उसको कहते हैं चर। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो डेल्टा क्या होता है एक बार समझिएगा, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इसको मिटा करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डेल्टा क्या चीज होती है। देखिए अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो फटाफट से एक बार पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों इसको। चलते हैं, डेल्टे के बारे में मैं आपको बता रहा था कि डेल्टा क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान से समझना, डेल्टे की अगर हम बात करते हैं तो जैसे नदी निकली और नदी निकलने के बाद प्रवाहित होती है और जाकर के किसी सागर या महासागर में मिलती है। सागर या महासागर में मिलेगी, जैसे यहाँ से ये निकली नदी, और यहाँ से निकलने के बाद ये नदी जाकर के जहाँ से निकलेगी उसको तो हम क्या कहेंगे, उद्गम कहेंगे। क्या कहेंगे, उद्गम। प्रवाहित होती है, अपने साथ अवसाद और निक्षेप लेकर के आती है, और अवसाद और निक्षेप जैसे ही ये जाकर के, जैसे यहाँ पर जाकर के कोई सागर है या महासागर है, ये मान के चलिएगा सागर है, इसमें जाकर के ये मिलेगी। अब इसमें जाकर के मिलेगी तो यहाँ पर तो ये स्पीड में बह रही थी, लेकिन जैसे ही ये पानी में जाकर के मिलेगी, यानी कि ठहरे हुए सागर में जाकर के मिलेगी, तो इसमें जो है इसकी जो गति थी वो कम हो जाएगी, और गति कम होने के कारण ये अपने साथ जो अवसाद और निक्षेप लेकर आई थी उनका यहाँ पर क्या कर देगी, उनका यहाँ पर जमाव कर देंगे। और जब उनका इस क्षेत्र में ये जमाव कर देंगी इस प्रकार से, तो ये जो भूआकृति बनती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेल्टा। और इस डेल्टे के बारे में, इस डेल्टे का जो ऊपरी भाग होता है, डेल्टे का जो ऊपरी भाग होता है और एक होता है नीचे वाला भाग, निचला भाग। तो ऊपरी भाग को तो हम कहते हैं दोस्तों चर, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा गंगा नदी के बारे में, और गंगा नदी का डेल्टा है एक, ये मान के चलिएगा गंगा नदी ही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। गंगा नदी का डेल्टा है और उस डेल्टे को हम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है।
सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। इस सुंदरवन के डेल्टे को इसलिए सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस डेल्टे में जो है या इस डेल्टा क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। किसके? सुंदरी के वृक्ष। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी के वृक्ष। सर्वाधिक सुंदरी के वृक्ष पाए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। अब देखो यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है सुंदरवन के डेल्टे से रिलेटेड। क्या पूछते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा या गंगा नदी का डेल्टा किन दो नदियों के मध्य है? अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? गंगा नदी का डेल्टा किन दो नदियों के मध्य है? जबकि गंगा नदी जहां से निकलती है ना वहां पर भागीरथी कहते हैं, बाद में जब इसमें अलकनंदा मिल जाती है तो देवप्रयाग में तो वह गंगा कहलाती है। और जैसे ये फरक्का परियोजना से 2 परियोजनाओं में बढ़ जाती है, 2 भागों में विभक्त हो जाती है, तो एक चली जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जो जाती है उसको पद्मा कहते हैं, और एक चली जाती है पश्चिम बंगाल में जिसको हम हुगली कहते हैं। फिर बाद में पद्मा में उधर से आकर के ब्रह्मपुत्र मिलती है जो बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। जो नदियों में हम पढ़ेंगे टेंशन मत लो, है ना, जमुना कहलाती है, जमुना भी पद्मा हो जाती है। फिर इधर से आती है मेघना, और मेघना मिलने के बाद जो है पद्मा भी मेघना हो जाती है। तो ये जो डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, ये सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों के मध्य है? तो ध्यान रखना सुंदरवन का डेल्टा हुगली व मेघना के मध्य है, मेघना नदी के मध्य। और ये भी पूछा जाता है सुंदरवन के डेल्टे के संदर्भ में कि सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहाँ पर है। ये सारी बातें अगर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो अपन बिल्कुल मैं बात करूंगा इनके बारे में। तो एक बार इसका फोटो खींच ले आप, मैं लिखवा देता हूँ क्या क्या चीज़ अपने को यहाँ से नोट करनी है, याद रखनी है। फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। ले लिया होगा? देखिए समझना, सुंदरवन के डेल्टे की बात अपन कर रहे थे, थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं। हालांकि जब नदी पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं आपको बता दूंगा। डेल्टा जब अपन पढ़ रहे हैं तो बात कर ही लेते हैं थोड़ी सी। डेल्टा, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए डेल्टा होता क्या है। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद व निक्षेपों का जमाव क्षेत्र। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद व निक्षेपों का जमाव क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है, जो प्राय नदियों के मुहाने पर बनता है, नदियों के मुहाने पर बनता है। अब ऐसे ही डेल्टे की हम एक डेल्टे की बात करें तो अभी अभी मैंने आपको बताया है गंगा नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा। तो सबसे पहले कि जो गंगा नदी का डेल्टा है इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार आपको ध्यान होना चाहिए, 2 जगह आपको मिलेगा। कहाँ कहाँ पर? एक तो मिलेगा भारत में और एक मिलेगा बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश में इसका विस्तार है। बात कर लें ज़्यादा कहाँ पर है तो सर्वाधिक है बांग्लादेश में और न्यूनतम इसका विस्तार आपको मिलेगा, न्यूनतम विस्तार भारत में है और सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो सर्वाधिक विस्तार है बांग्लादेश में। अच्छा, प्राचीन विस्तार कहाँ पर है इसका? तो प्राचीन जो क्षेत्र है इसका वो है भारत में, और नवीन क्षेत्र कहाँ पर इसका? तो नवीन है बांग्लादेश में। अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं? गंगा नदी का डेल्टा, गंगा नदी के डेल्टे में सर्वाधिक सुंदरी वृक्ष, कौन से? सुंदरी के वृक्ष पाए जाने के कारण, सुंदरी के वृक्ष पाए जाने के कारण, पाए जाने के कारण
इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी हम आगे बात करें कि ये किन दो नदियों के मध्य है। तो गंगा नदी का डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा हुगली व मेघना नदी के मध्य विस्तृत है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, हमसे पूछता है गंगा नदी का डेल्टा किन दो नदियों के मध्य है। तो हम ये सोचते हैं कि गंगा नदी का डेल्टा है तो एक तो गंगा होगी, ये तो 100% है ना, अपन ये सोचते हैं और गलती कर बैठते हैं। जबकि गंगा का नाम आएगा ही नहीं दोस्तों, है ना, वो हुगली के और मेघना के मध्य है, क्योंकि हुगली गंगा का ही तो एक भाग है भाई। गंगा जो फरक्का परियोजना से 2 भागों में बटी थी, फरक्का परियोजना से 2 भागों में बढ़ती है, एक चली जाती है पश्चिम बंगाल की ओर, एक किधर चली जाती है, पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है। देखो ये पश्चिम बंगाल में आती है फरक्का परियोजना से एक तो चली जाती है बांग्लादेश में और एक चली जाती है पश्चिम बंगाल की ओर। जो पश्चिम बंगाल की ओर शाखा जाती है उसको तो हम कहते हैं हुगली, और जो बांग्लादेश में चली जाती है इसको हम कहते हैं पद्मा। बांग्लादेश में ये पद्मा कहलाती है, पद्मा। और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है जो बांग्लादेश में कहलाती है जमुना। बांग्लादेश में क्या कहलाती है, नदियाँ पढ़ाऊंगा जब अच्छे से पढ़ाऊंगा, जमुना। और फिर ये पद्मा में आकर के मिल जाती है जमुना, और जमुना भी क्या हो जाती है पद्मा। फिर इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है मेघना, यहाँ से नदी आकर के मिलती है, नदी का नाम है मेघना। अब ये मेघना में जाकर के पद्मा मिल जाती है और पद्मा भी क्या हो जाती है, मेघना हो जाती है। उसके बाद ये जाकर के जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ये हुगली भी बंगाल की खाड़ी में। तो इन दोनों के बीच में है, किस किस के, हुगली के और मेघना के बीच में जो डेल्टा है ना, ये है सुंदरवन का डेल्टा या गंगा नदी का डेल्टे के नाम से इसको जाना जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहली चीज़ तो कि डेल्टा कहते किसे हैं। तो अपन ने पढ़ा कि नदियाँ अपने साथ अवसाद और निक्षेप लाती है। जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती है उनका जमाव तो वो गिरिपदों में कर देती है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मैदानी भागों का निर्माण करते हुए आकर के जो अपने साथ बचे हुए अवसाद और निक्षेप थे, जैसे ही वो अपने मुहाने पर, मुहाना बोले तो जहाँ पर नदी जाकर के किसी सागर या महासागर में मिलती है उसको मुहाना कहते हैं। जहाँ से नदी निकलती है उसको उद्गम कहते हैं, और जहाँ पर पे जाकर के नदी या तो किसी सागर में मिलेगी या किसी महासागर में मिलेगी या किसी नदी में मिलेगी उसको हम कहते हैं मुहाना। तो मुहाने पर ये जो है मुख्यतया मुहाने पर डेल्टा बनता है, और ये नदी जब जाकर के सागर या महासागर में मिलती है तो अपने साथ जो अवसाद और निक्षेप लेकर के आ रही थी, तो जब वेग में बह रही थी तो उनको अपने साथ बहा रही थी, लेकिन जैसे ही वो जाकर के मिलती है और मिलने से उसका वेग कम हो जाता है, और वेग कम होने के कारण जो वो अपने साथ अवसाद और निक्षेप लेकर आई थी उनको जमा कर देती है, छोड़ देती है, और इसी कारण से जो है उनका जमाव क्षेत्र होता जाता है। धीरे धीरे जो है वो एक मैदान का रूप ले लेता है जिसको हम डेल्टे के नाम से जानते हैं। और वो डेल्टा जो ऊंचा नीचा होता है, जिसमें ऊपर वाले भाग को या ऊंचे वाले भाग को हम कहते हैं चर और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं दोस्तों बिल। हालांकि डेल्टा जो होता है इसमें भी मैं कहूँ तो जलोढ़ मिट्टी का ही जमाव होता है, और इस डेल्टा क्षेत्र में मुख्यतः चावल जैसी कृषि की जाती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि भारत में इसका विस्तार है, और भारत में कहाँ पर इसका विस्तार मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। भारत के कौन से राज्य में है, तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में इसका विस्तार है। इसीलिए तो आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा चावल की कृषि कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादित होते हैं, पश्चिम बंगाल में उत्पादित होते हैं। तो इस डेल्टाई क्षेत्र की बात कर रहे थे अपन, और डेल्टा जिसमें मुख्यतः अपन ने जिस डेल्टे को लेकर के विस्तार से चर्चा की वो है गंगा नदी का डेल्टा। और गंगा नदी का डेल्टा जो है 2 देशों में देखने को मिलेगा, एक भारत में फैला हुआ है, दूसरा बांग्लादेश में। यानी कि डेल्टा एक ही है लेकिन इसका विस्तार 2 देशों में है, भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है। अब बात करें कि भारत में ज़्यादा है या बांग्लादेश में ज़्यादा है, तो इसका विस्तार बांग्लादेश में ज़्यादा है और भारत में बांग्लादेश की तुलना में कम है। बात करें कि इस डेल्टे का जो नवीन भाग है वो भारत में है या बांग्लादेश में, तो नवीन भाग तो बांग्लादेश में है लेकिन इसका प्राचीन जो भाग है वो हमारा भारत में है। फिर आगे हम चर्चा करें कि डेल्टा गंगा नदी का है लेकिन इसको सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है,
और वो रीजन ये है कि सुंदरवन का डेल्टा इसलिए इसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। फिर बात करते हैं कि ये किन दो नदियों के बीच में है, तो ये हुगली और मेघना नदियों के मध्य विस्तृत डेल्टाई क्षेत्र है या डेल्टा है। तो आप इसका एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अपना आगे और देखते हैं और क्या चीज़ हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए। फटाफट से एक बार आ जाइएगा। खींच लिए गुरुजी। अब देखो भाई, अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, फटाफट से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम अगले भौतिक प्रदेश की ओर बढ़ेंगे। ये था हमारा उत्तर का विशाल मैदान। इसी के साथ अगला नेक्स्ट जो हमारा भौतिक प्रदेश आता है वो कौन सा आता है गुरुजी, तो वो आता है मेरे चांद के टुकड़ों प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। कौन सा आता है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे, है ना, क्योंकि फिर थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्लास, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर बंद करना चाहूँगा, यहीं पर रोकना चाहूँगा। आपको क्लास कैसी लगी वीडियो के कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस समय जो है आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो शेयर करें सारे के सारे दोस्त। इसी के साथ आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।